हेलो दोस्तों, मैं संदीप शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम भारत का जो इतिहास है उसका जो हमारा दिल्ली सल्तनत का पार्ट चल रहा था उसको आगे करते हैं, जिसमें कुछ वीडियो मैंने चैनल पे डाल दी थी, वो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे एक महत्वपूर्ण वंश के बारे में पढ़ेंगे जो हमारा होगा तुगलक वंश। और इससे पहले खिलजी वंश और गुलाम वंश और भारत पर मुस्लिम आक्रमण और हमने भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है, वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक हमारा वो है तुगलक वंश। और तुगलक वंश के शासनकाल की बात करें 1320 से लेकर 1414 तक रहा है। देखिए बच्चों, कई बार आप देखते हैं कि जो इसके वंश में टोटल 9 शासक आए थे और जो अंतिम शासक थे महमूद, वो 1412 तक ही शासन करते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर 1414 लिखा हुआ है। जो 2 साल का होता है उसमें क्या होता है कि युद्ध होता है आपस में सेनापतियों के बीच। इस कारण से वहाँ पर 2 साल तक दिल्ली पे कोई गद्दी पर नहीं बैठा था। तो इस कारण से इसी वंश को हम बढ़ा देते हैं, तुगलक वंश को 1320 से लेकर 1414 तक। तो लगभग इसने क्या किया, 94 सालों तक शासन किया। पहला क्वेश्चन यही से बनेगा हमारा कि दिल्ली जो सल्तनत है उसमें सबसे लंबा कार्यकाल किस वंश का रहा था। तो आंसर आएगा हमारा तुगलक वंश का रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम तुगलक वंश में आगे पढ़ते। तुगलक वंश में टोटल कितने शासक आए थे? 9 शासक आए थे, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण सिर्फ आपके 4 ही है। 4 महत्वपूर्ण हैं। वो 4 कौन कौन से हैं उनको हम बारी बारी से जिक्र करेंगे। ठीक है, लेकिन आपको मैं 9 के 9 शासकों के बारे में यहाँ पर चर्चा जरूर करूंगा। तो चलिए हम देखते हैं पहला पॉइंट्स यहाँ पर कि तुगलक जो वंश है उसके संस्थापक कौन है। तो तुगलक वंश के जो संस्थापक है वो है गयासुद्दीन तुगलक। और गयासुद्दीन तुगलक 1320 में गद्दी पर बैठे। ठीक है, और उसने 1320 से लेकर 1325 तक ये गद्दी पर रही। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये ध्यान में रखना है। और इसने कौन से वंश का अंत किया था? खिलजी वंश का किया था। इससे पहले कौन सा वंश था? खिलजी वंश था। तुगलक वंश के जो शासक थे गयासुद्दीन तुगलक, इसने क्या किया था? गाजी की उपाधि धारण की थी। ठीक है, गाजी की उपाधि धारण करने वाला यह प्रथम सुल्तान था। पहला पॉइंट तो यही बनता है, गाजी की उपाधि धारण करने वाला प्रथम सुल्तान था। और यह प्रथम सुल्तान था जिसने क्या किया था? सिंचाई के लिए तरह तरह के बहुत सारे काम किए थे। और जिसमें हम बात करें सिंचाई के प्रमुख साधन नहरें और कुएं, नहर और कुओं का निर्माण करवाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक थे। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। लेकिन सिंचाई के ऊपर टैक्स लगाने वाला पहला सुल्तान पूछा जाए तो आंसर आता है फिरोज शाह तुगलक आता है। ठीक है, ये पॉइंट्स ध्यान में रखना। यानी पहला शासक था जिसने सिंचाई के ऊपर क्या किया था? काम किया था। और यह प्रथम सुल्तान था जिसने क्या किया था? प्रत्यक्ष यानी टैक्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। हम इकोनॉमिक्स में बेहतरीन तरीके से चर्चा करेंगे। एक होता है डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर। तो जो प्रत्यक्ष कर है, प्रत्यक्ष कर लेना स्टार्ट कर दिया था गयासुद्दीन तुगलक ने। यह भी इंपॉर्टेंट है। प्रथम सुल्तान था जिसने दक्षिण भारत में एक जगह आती है वारगल, वारगल जो तेलंगाना वाला जो एरिया है उसको वारगल, और फिर इसका नाम सुल्तानपुर भी पड़ा था। ठीक है, यहां से इसने क्या किया था? प्रत्यक्ष कर लेना स्टार्ट किया था। क्वेश्चन बने कि दक्षिण भारत से टैक्स लेने वाला जो प्रथम सुल्तान था, डायरेक्ट टैक्स यानी प्रत्यक्ष कर, वो भी कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक थे। और इस दक्षिण भारत पर जब ये मतलब अधिकार किया था तो इसके पुत्र ने इसका साथ दिया था जिसका नाम था जोना खां। यानी जोना खां के नेतृत्व में दक्षिण भारत पर इन्होंने क्या की थी? कामयाबी हासिल की थी। और दक्षिण भारत पर प्रथम आक्रमण करने वाला यदि आपसे पूछा जाए वो कौन थे? सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी थे। इन बातों को आपने यहाँ पर ध्यान में रखना बच्चों। चलिए उसके बाद इसने क्या किया था? डाक व्यवस्था आरंभ भी की थी। क्या की थी? डाक व्यवस्था आरंभ की। और 1325 में ये क्या किए गए थे? बंगाल में एक विद्रोह होता है और उसको क्या कर रहे थे? ये दबाने के लिए वहां पर गए।
ठीक है। और इसे बोला गया बंगाल अभियान। 1325 में बंगाल अभियान विजय प्राप्त करके ये क्या कर रहा था, आपका दिल्ली लौट रहा था। और दिल्ली से थोड़ा सा पहले एक जगह आती है अफगानपुर। अफगानपुर में इसकी मृत्यु हो जाती है, एक लकड़ी के महल में गिरकर, इसकी लकड़ी का महल था वो गिरकर मृत्यु हो जाती है। इस पॉइंट्स को ध्यान में रखना। और एक इसका छोटा जो पुत्र था उनकी, दोनों की मृत्यु हो जाती। अब हम बात करते हैं, जब ये बंगाल अभियान जीतकर आ रही थी उस टाइम दिल्ली में एक सूफी संत थे जिसका नाम था निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया और गयासुद्दीन तुगलक ये आपस में मतलब बहस होती थी, यानी इनके बीच एक अच्छे संबंध नहीं थी। तो यहाँ से पॉइंट्स बनता है, इम्पोर्टेंट है। जब ये बंगाल विभाजन जो था बंगाल अभियान के लिए आपके यहाँ से लौटकर अफगानपुर आ रही थी, उस टाइम निजामुद्दीन औलिया ने इसको एक वाक्य कहा था कि हनूज दिल्ली दूर अस्त, यानी हे सुल्तान अभी दिल्ली दूर है। भाई आप मेरे को दिल्ली से, क्योंकि इसने कहा था जब ये बंगाल से आ रहे थे गयासुद्दीन तुगलक ने, भी जब तक मैं दिल्ली आऊँ हूँ आप क्या करिए, दिल्ली छोड़कर कहीं चले जाइए, वरना आते ही मैं आपकी हत्या कर दूंगा। तो इसने यह वाक्य उस टाइम बोला था कि आप एक बार आइए, तो अभी तो दिल्ली बहुत दूर है। और इसकी जो भविष्यवाणी थी वो सच भी हो जाती है और वो दिल्ली नहीं पहुंच पाता, यानी अफगानपुर में उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक, यानी अगला जो इसका उत्तराधिकारी बना जब इसकी 1325 में मृत्यु हुई, मोहम्मद बिन तुगलक थी, जिनका शासनकाल 1325 से लेकर 1351 तक रहा। और एक हमारे लेखक थे, बर्नी नाम के एक लेखक थे, और उसने कहा था कि यह इतना मतलब सोचता था कि यह संपूर्ण विश्व विजेता बनना चाहता था, जैसे सिकंदर और नेपोलियन थे उनसे अपनी तुलना करना चाहता था। लेकिन यह एक पहला सुल्तान था जो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा था, लेकिन इसके जो पढ़े लिखे होते हुए इसने जो कार्य किए थे वो कार्यों में क्या हो जाता है, ये असफल हो जाता है। इसलिए इतिहासकार इसे एक अयोग्य या हम कह सकते हैं पागल राजा की संज्ञा भी देते हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, बताइए पागल राजा किसे कहा जाता है, तो आंसर आएगा मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक को पागल राजा क्यों कहा जाता है, वो सारी की सारी बातें पढ़ेंगे और इसने क्या क्या काम किए थे उनके ऊपर चर्चा करते हैं। तो मोहम्मद बिन जो तुगलक हैं उसने कृषि विभाग यानी कृषि के बढ़ोतरी के लिए एक विभाग का निर्माण करवाया जिसका नाम है दीवान ए अमीर कोही। एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है, बताइए दीवान ए अमीर कोही का संबंध किससे है। तो पहला पॉइंट ध्यान में रखना, कृषि से जुड़ा हुआ है और यह मोहम्मद बिन तुगलक जो तुगलक वंश के दूसरे शासक थे। इसी को जोना खां के नाम से भी जाना जाता है, जोना खां जो था इसी को कहा जाता था। ठीक है, चलिए उसके बाद एग्जाम में बड़ा इंपॉर्टेंट है, बताइए दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने होली का त्यौहार, जो हिंदुओं का होली का त्यौहार मनाया था। तो आंसर आएगा मोहम्मद बिन तुगलक। उसके बाद 3 जैन भिक्षु थे जिसमें एक का नाम था जिन प्रभुसुरी, जाम्बोजी और राजशेखर। 3 थे, जिन प्रभुसुरी और जाम्बोजी, इनसे यह तरह तरह की बातें मतलब अपनी सलाह मशूरे करता था। और जो राजशेखर थे वो इसके दरबार में भी रहते थे। आपसे पूछा जाए, बताइए मोहम्मद बिन तुगलक के समय कौन से व्यक्ति जो जैन धर्म से जुड़े हुए थे वो कौन थे, दरबार के अंदर राजशेखर थे। उसके बाद इसने अजमेर में एक दरगाह थी मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, और एक बहराइच में था सलार मोहम्मद गाजी। ये 2 हैं, इन दोनों का दर्शन करने वाला यानी इन दोनों पर जाने वाला यह दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। एक सलार मसूद गाजी की दरगाह और एक मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह, इन दोनों को दर्शन करने वाला प्रथम सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक ने
निजामुद्दीन जो औलिया था उसका मकबरा भी बनवाया था, और निजामुद्दीन औलिया का मकबरा इसने कहाँ बनवाया? दिल्ली के अंदर बनवाया था। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बनता है बच्चों। आगे हम बात करें यहाँ पर मोरक्को जो अफ्रीका के अंदर पड़ता है, यहाँ से इसके शासनकाल में एक यात्री आया था जिसका नाम था इब्न बतूता, जो 1333 में आया था। और इब्न बतूता कहाँ से संबंध था इसका? अफ्रीका महाद्वीप के मोरक्को देश से था। और इसने जब ये मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में पहुंचा, और इसने मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया था, यानी एक न्यायिक अधिकारी। इस पॉइंट्स को ध्यान में रखना। और 1342 में मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या कर दिया? इसको चीन में राजदूत बनाकर भेज दिया, अपना राजदूत बनाकर भेज दिया। आज हम बात करें, राजदूत आज भी हैं जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। उसके बाद हम बात करें, जो इब्न बतूता था इसने अपनी किताब में मोहम्मद बिन तुगलक का एक अच्छे तरीके से वर्णन किया है, और उस पुस्तक का नाम आपसे पूछा जाए तो आंसर आएगा रेहला। रेहला नामक पुस्तक के लेखक जो हैं इब्न बतूता है, जो मोरक्को देश अफ्रीका महाद्वीप से संबंध रखते हैं। उसके बाद एक पॉइंट्स आता है आपका तारीख ए फिरोज शाही, एक किताब का नाम है, और फतवा ए जहांदारी। दो किताबें आती, फतवा ए जहांदारी और तारीख ए फिरोज शाही। इन दोनों किताबों के लेखक हैं जियाउद्दीन बरनी। कौन है? जियाउद्दीन बरनी। और इस जियाउद्दीन बरनी जो थे ये किसके दरबार में थे? तो आप आंसर देंगे मोहम्मद बिन तुगलक के दरबारी थे। ठीक है। उसके बाद एक आता शाहनामा दीवान ए चाच, शाहनामा और दीवान ए चाच, जिसके लेखक है बद्र ए चाच। जिसके लेखक कौन है? बद्र ए चाच। ये भी क्या थे? मोहम्मद बिन तुगलक के दरबारी थे, यानी इसके दरबार में रहते थे। इन पॉइंटों को ध्यान में रखना। ये किताबें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। आपको कुछ वीडियो के अंदर में इतिहास के अंदर जितनी महत्वपूर्ण किताबें और लेखक हैं उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। उसके बाद हम बात करें, जो मोहम्मद बिन तुगलक है इसने दिल्ली के दिल्ली में जहांपनाह शहर की स्थापना करी। क्या करी? एक शहर की स्थापना करी जिसका नाम क्या था? जहांपनाह शहर था। उसके बाद हम बात करें यहाँ पर अगला जो पॉइंट्स है, स्वर्ण सिक्का जारी जो किया था वो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, सोने का सिक्का। वैसे तो इतिहास में हमारे और भी शासक आते हैं, हिंद यवन आते हैं, लेकिन स्वर्ण सिक्का जिसको इब्न बतूता अपनी किताब में इसका नाम क्या रखता है भाई? दिनार रखता है। भी इनको क्या कहा जाता था? दिनार कहा जाता था। और मोहम्मद बिन तुगलक जो हैं अपने सिक्कों के ऊपर सुल्तान ईश्वर की प्रति छाया है। भाई सुल्तान है जो ईश्वर की क्या है? एक छाया है। ठीक है। और ईश्वर सुल्तान का समर्थक है, यानी यह अपने आप को ईश्वर के बाद दूसरा स्थान अपना ही समझता था, यानी भाई पहले नंबर पे ईश्वर और फिर सुल्तान होते हैं। तो ये पॉइंट्स ध्यान में रखना। अपने सिक्कों पर ये शब्द लिखवाने वाला भी सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक थे। इसके शासनकाल में सबसे ज्यादा विद्रोह हुए थे। सबसे ज्यादा विद्रोह किसके शासनकाल में हुए थे? तो आंसर आएगा मोहम्मद बिन तुगलक के। और सबसे पहला जो विद्रोह हुआ था, टोटल विद्रोह हुए थे 22, और प्रथम विद्रोह क्या हुआ था? 2 साल के बाद हो चुका था। 1325 में ये शासक बना, सुल्तान बना, और 1327 में सबसे पहला जो विद्रोह हुआ था सागर नामक स्थान पे हुआ था, और बाउद्दीन गुरसाब द्वारा किया गया था। बाउद्दीन गुरसाब के द्वारा 1327 में प्रथम विद्रोह किया गया था। 1340 में बंगाल स्वतंत्र हो जाता है। उसके बाद विजयनगर 1336 में, और बहमनी 1347 में। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसे दिल्ली सल्तनत कंप्लीट होगी तो विजयनगर और बहमनी का इतिहास भी हम पढ़ेंगे। ठीक है। ये सारे के सारे, और ये एग्जाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है। इनकी स्थापना किसने की थी, सारे की सारी चर्चा हम करेंगे। तो यानी विजयनगर और बहमनी भी स्वतंत्र हुए। अवध जो था, अवध में
जो विद्रोह किया था वो किया था आइन उल मुल्तानी के द्वारा, कब? 1340 में। इसके शासनकाल में 22 विद्रोह हुए थे और इन 22 विद्रोह में सबसे ज़्यादा, हम कह सकते हैं सबसे ज़्यादा कठिन या खतरनाक जो विद्रोह था वो कौन सा था? अवध का था, जिसमें इसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। उसके बाद एक गुजरात में तंगियों ने विद्रोह किया था, और जब ये तंगियों को दबाने के लिए, यानी इस विद्रोह को दबाने के लिए, उनको दबाने के लिए गया था, तो वहाँ पर हम बात करें सिंध की तरफ चला, और सिंध में एक जगह आती ठट्टा नामक स्थान पर 1351 में क्या हो जाती है? इसकी मृत्यु हो जाती है। तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कब हुई थी भाई? मोहम्मद बिन तुगलक की 1351 में। कहाँ पर हुई? ठट्टा नामक स्थान पर हुई। जब इसकी मृत्यु हुई थी तो अब्दुल कादिर बंदायू एक लेखक है, और उसने एक वाक्य कहा था, और ये भी अक्सर एसएससी वगैरह एग्जामों में पूछा जाता है। बताइए, सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई, यह कथन किसका था? तो आंसर आएगा बंदायूनी का था। क्या था भाई? सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई, यानी प्रजा मोहम्मद बिन तुगलक से तंग थी और मोहम्मद बिन तुगलक प्रजा से तंग था। ठीक है, ऐसा क्यों था वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जो बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। भी इसको पागल राजा क्यों कहा गया, तो वो हम चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।